हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और हम HSSC में पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश से रिलेटेड वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन क्या डिस्कस करेंगे, देखो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इन्होंने पूछ रखा है कंपाउंड सेंटेंस, चार ऑप्शन है, इनमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या बताती हूँ, देखो जो सेंटेंस है वो तीन टाइप का होगा। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक बार ब्रीफ में बताती हूँ मैं आपको। एक होता है कंपाउंड सेंटेंस और एक होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारा क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड सेंटेंस बताना है। तो देखो बच्चों, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। मतलब सिंपल सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सिंपल सेंटेंस का मीनिंग है सिर्फ एक सेंटेंस होगा, वन सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे, लेकिन दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों का अपना अपना मीनिंग होगा। ठीक है, दोनों का अपना अपना मीनिंग होगा, इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है सेंटेंस तो दो होंगे 100%। कितने सेंटेंस रहेंगे? दो, लेकिन एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड होगा। ठीक है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होगा। ठीक है, कैसे? देखो, यदि मैं ये बोल दूं, एक बार सिंपल एग्जांपल से क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये समझाती हूं। जैसे मैंने लिखा राम इज पुअर येट ऑनेस्ट। मैंने ये बोला आपको राम इज पुअर येट ऑनेस्ट, राम गरीब है फिर भी ईमानदार है। अब देखो आप इसको समझते हैं, यदि मैं इतना बोलूं राम इज पुअर, राम गरीब है, सेंटेंस कंप्लीट है। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, सेंटेंस कंप्लीट है। हमें किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। भाई राम गरीब है और राम ईमानदार है। ठीक है, एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि मैं ये बोलूं इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि मैं ये बोलूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि सिर्फ इतना बोलूं यदि तुम मेहनत करोगे, तो आप बोलोगे जी आगे, फिर मैं बोलूंगी बच्चों सफल हो जाओगे। यानी यहाँ पे मेरे को यदि एक सेंटेंस रहेगा तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मुझे दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। भाई सफल होने के लिए क्या कंडीशन है? हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब यदि मैं ये बोल दूं मैंने उसको कहा कि, सिर्फ इतना, क्या सेंटेंस पूरा है? आप बोलोगे जी क्या बोला, फिर मैं आगे कुछ बोलूंगी। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। यदि मैं ये बोलूं यदि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो पास होना किस पे डिपेंड है? मेहनत करने पे। तो ये तो डिपेंड है, तो इसको बोलूंगी मैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? कंपाउंड है। जी अपना अपना मीनिंग है। तो अब चार ऑप्शन में देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यू कैन गो बाय बस और बाय ट्रेन। यदि मैं इतना बोलूं यू कैन गो बाय बस, तुम बाय बस जा सकते हो, सेंटेंस कंप्लीट है। यदि मैं ये बोलूं यू कैन गो बाय ट्रेन, तुम बाय ट्रेन जा सकते हो, सेंटेंस कंप्लीट है। मेरे को किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे दो सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गिवन ऑप्शन ए ही करेक्ट है, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखते हैं। आई शैल डू एज आई लाइक, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। यदि सिर्फ इतना बोले आई शैल डू, मैं करूंगा, क्या सेंटेंस पूरा है? क्या करोगे? भी जो मैं चाहता हूं, सेंटेंस पूरा नहीं है, तो ये कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स में गया। यदि मैं ये बोलूं व्हेन वी वेंट आउट वी फाउंड दैट ही हैड गॉन, जब हम गए तो हमने पाया कि वो जा चुका। यदि मैं इतना बोलूं जब हम गए, क्या सेंटेंस पूरा है? यदि मैं सिर्फ इतना बोलूं जब हम गए, सेंटेंस पूरा नहीं है,
कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ। भाई मेरे को एक सेंटेंस और चाहिएगा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यदि मैं ये बोलूँ द एनुअल स्पोर्ट विल बी हेल्ड टुमारो, भाई जो एनुअल स्पोर्ट्स है वो कल होगा। अब यहाँ पे तो वैसे भी इजी, एक ही सेंटेंस है, दो सेंटेंस है ही नहीं, और जहाँ पे सिंगल सेंटेंस होगा वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होगा। क्लियर। तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि भाई यू कैन गो बाय बस और बाय ट्रेन, या तो तुम ट्रेन से जाओ या फिर बाय बस जाओ। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। गॉट माय पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, सेंटेंस गिवन बिलो में कंटेन वन और मोर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस है बच्चे, सी विन दिस कंपटीशन लास्ट ईयर टू। अब एक चीज देखो बच्चे, हम वर्ब पढ़ते हैं तो वहां पे हमने पढ़ा ना विन, वॉन, वॉन पढ़ते हैं, विन, वॉन, वॉन। क्या विन की सेकंड फॉर्म विंड होगी? नहीं, विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉन, वॉन। तो यहाँ पे यही गड़बड़ है भाई, लास्ट आया है, लास्ट वर्ड आया है तो मेरे को सेकंड फॉर्म चाहिएगी, है ना। हम पढ़ते हैं ना जिस भी सेंटेंस में लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, लेकिन ये चीज एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए, पैसिव वॉइस में नहीं होनी चाहिए। लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, यदि ये चीजें हैं तो वहां पे या तो सेकंड फॉर्म आएगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या है, विंड, यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने, सेकंड फॉर्म के हिसाब से ही दे रखा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए बच्चे, विन की सेकंड फॉर्म विंड नहीं होती, क्या होती है, वॉन। तो अब ऑप्शन देखो, इज विनिंग, लास्ट है तो सेकंड फॉर्म, हैज भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है सी वॉन दिस कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर टू। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या है बच्चे, फर्स्ट वॉन है। थर्ड भी क्या होगी, वॉन, फर्स्ट क्या होगी, विन, वॉन, वॉन। डन। अब नेक्स्ट देखो, द सेंटेंस गिवन बिलो में कंटेन वन और मोर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ओके, अब ये है इंस्ट्रक्टर वाले में पूछे जाए गए हैं बच्चे ये क्वेश्चन। ठीक है, इट टुक 4 of them 3 hours टू बिल्ड द बोट। अब देखो बच्चे, बहुत इजी है, हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भाई क्या चीज है क्या नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कितना इजी है, हमें मिस्टेक देखते ही पता चल गई। अब यदि जिस बच्चे को ये पता है भाई बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ये 3 फॉर्म होती है, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ये कितनी फॉर्म है, 3 फॉर्म है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि भाई 2 आया है, 2 के साथ बिल्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा रखी है, लेकिन मेरे को पक्का पता है 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एम आई राइट? यदि 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो मैंने देखा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है, फिर मैं ऑप्शन पे चलती हूँ, ऑप्शन में कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, देखो टू बिल्ड, टू बिल्ड, टू बिल्ड, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब एक बार देखो, हमें सेंटेंस गिवन है, सेंटेंस को आप देखेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो हमेशा आंसर जो क्वेश्चन होता है ना उसी के अंदर छिपा होता है। अब मैंने देखा इट टुक 4 of them, पास्ट टेंस है, इट टुक, 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 ये भी कैंसिल, इट इज टेकन दे रखा है ना। अब एक बार मैं आपको ये बता रही हूँ ऑप्शन कैसे देखने हैं। उसके बाद अब मेरे पास बी और डी ऑप्शन है, अब मैं चेक करती हूँ क्या है। It took 4 of them 3 hours to build the boat. It took 4 of them 3 hours to build the boat. अब मैंने देखा बच्चे यहाँ पे then दे दिया तो ये भी गलत हो गया। कौन सा ठीक है, ये है ना, It took 4 of them 3 hours to build the बोट, तो यानी गिवन ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन था बच्चे, सारा इसी में छिपा हुआ था। अब मैंने यहाँ पे देख लिया टू के साथ है ना सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन मुझे ये पता है 2 के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी, तो इससे मैं बता सकती हूँ भी कौन सा ऑप्शन ठीक है। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इडियम फ्रेज है बच्चे, क्या है, इडियम फ्रेज है, मुहावरे लोकोक्ति है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखो इसी के अंदर इसका आंसर छिपा है, देखो अब ध्यान से, बर्न जलाना, बर्न मैंने जलाना, मिडनाइट ऑयल देर रात तक तेल जलाना, मीन्स
देर रात तक पढ़ते रहना बिना, जैसे किसी के घर में लाइट नहीं है वो दिया जलाएगा तो उसी से रिलेट कर लो। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक तेल जलाना मीन्स देर रात तक जगना, पढ़ना, मेहनत करना। ठीक है, अब इस ऑप्शन को देखते हैं। काउंटिंग योर डेज अर्निंग इन द नाइट, नहीं बच्चे। हीट अप अ प्लेस टू मेक इट कंफर्टेबल, भाई जगह को कंफर्टेबल बनाने के लिए देर रात तक तेल जलाना, ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टे, देखो मुहावरे लोकोक्ति का क्या मतलब है, भाई हम बात को थोड़ा सा उसको सजा के बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बोल दूं आंखों का तारा, सबको पता आंखों का तारा बोलते ही बहुत प्यारा है ना। अब इसका ऐसे, अब आंखों का तारा का मतलब ये तो नहीं हमारी आंख तारे बन गए, ऐसा तो नहीं होगा है ना। तो हमें उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर करना है कि वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे मिडनाइट ऑयल, स्टे अवेक एंड वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, सी ऑप्शन है बच्चे करेक्ट। स्टे अवेक जगना एंड वर्क और स्टडी लेट इन द नाइट, और रात को देर रात तक मेहनत करना, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिनिश ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल कंप्लीटली, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन, गिवन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या है बच्चे, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है देर रात तक मेहनत करना, जगना। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइडियम इन द सेंटेंस आई एम लिविंग द सिटी फॉर गुड। क्या है बच्चे, आई एम लिविंग, मैं छोड़ रहा हूं सिटी अच्छे के लिए, मतलब क्या है, परमानेंटली। ठीक है, क्या मतलब है बच्चे, परमानेंटली, भाई मैं हमेशा के लिए सिटी को छोड़ रहा हूं। ठीक है, हम नहीं बोलते हम तो ये अच्छे के लिए जा रहा हूं मैं आपकी जिंदगी से, है ना, आजकल तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आई एम लिविंग द सिटी फॉर गुड, भी मैं अच्छे के लिए शहर को छोड़ रहा हूं, मतलब परमानेंटली छोड़ रहा हूँ। इडियम फ्रेज ये बोलना चाहता है ये। ठीक है, डिसलाइक फॉर अ प्लेस, किसी प्लेस को डिसलाइक करना ना। बेटर अपॉर्चुनिटी, नहीं। टू बी गुड टू वंसल, इसका मतलब होता है परमानेंटली। क्लियर। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, द सेंटेंस गिवन बिलो मे कंटेन वन और मोर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। व्हेन आई वोर हर जैकेट एवरीवन टोल्ड दैट इट लुक्ड गुड ऑन मी। ठीक है, अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन को, यहां पे क्या दे रखा है, देखो एक बार क्वेश्चन को करते हैं अब। When I wore her jacket, everyone said that it looked good on me. When I wrote her jacket, everyone said that it looked good on me. C option है, when I wore her jacket, everyone told that it looked good on me. And D है, when I wore her jacket, everyone told that it looks good on me. ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो वर्ब एक में said, एक में said, एक में told, एक में told, कुछ ऐसा पंगा दे रखा है। ठीक है, एक चीज़ देखो, एक वर्ब होती है से, एक वर्ब होती है टेल। ठीक है, जो से है उसे, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है अकर्मक क्रिया, और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आप सकर्मक और अकर्मक को तो अच्छे से समझते ही हैं। सकर्मक क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, है ना, और अकर्मक क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट न हो, और सकर्मक क्या होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। अब देखो कैसे पता चला मुझे सकर्मक अकर्मक है, देखो मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल दे रही हूं। यदि मैं ये लिख दूं, ही सैड टू मी, ठीक है, एक लिखा मैंने ही टोल्ड मी। देखो जो सैड है और जो टोल्ड है, कैसे पता चला मुझे सकर्मक है या अकर्मक है, जब भी आप सैड लिखते हैं तो आप टू लगाते हैं, ही सैड टू मी। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखती इसके आगे, मैं इसके आगे कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखती। क्या बोलती हूँ, ही सैड टू मी। तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखती हूँ, जैसे टोल्ड के तुरंत बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, तो इसका मतलब टेल क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, हमें डायरेक्ट
सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा भी, जब मैं सेड लिखती हूँ तो उसके बाद क्या लगाती हूँ मैं, टू लगाती हूँ, ठीक है। टू मी लिखा, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ, प्रपोजिशन लगा के टू लगा के क्या बनाया है मैंने, मी लिखा है, ठीक है। इसका मतलब सेड क्या हुआ बच्चे, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। एक बार आप इतना ध्यान रखेंगे, जो टेल है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, और से क्या होती है, अकर्मक क्रिया। भी यदि मैं टोल्ड लिखती हूँ ना, टोल्ड, तो उसके बाद मेरे को 100% क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन यदि मैं सेड लिखती हूँ ना, तो जरूरी नहीं है सेड के बाद मैं ऑब्जेक्ट लिखूँ, मैं डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ ही सेड दैट, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ही टोल्ड दैट, आगे मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिएगा, ही टोल्ड मी दैट। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। एक चीज तो ये याद रखने वाली होगी ना हमारे लिए कि भाई जो सेड है उसके तुरंत बाद है ना ऑब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन लगा के आया है, लेकिन टेल के बाद क्या आया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन पे चलती हूँ। अब मैं कंफर्म हूँ कि टोल्ड के बाद मेरे को क्या चाहिएगा, ऑब्जेक्ट चाहिएगा। तो यहाँ पे सी और डी तो वैसे ही गलत हो गए। मैंने चेक कर लिया, एवरीवन टोल्ड के बाद डायरेक्ट दैट है, यहाँ पे भी एवरीवन टोल्ड के बाद डायरेक्ट दैट है, तो ये गलत हो गया। अब मैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से चूज करूंगी। व्हेन आई रोट हर्ष जैकेट, अब देखो बच्चे, जैसे मैंने लिखा हर्ष, यदि मैं अकेले हर्ष की बात करूं ना, तो अकेले हर्ष का मतलब ही हर प्लस नाउन होगा। क्या मतलब होगा, हर प्लस नाउन। फिर जैसे मैंने बोला योर्स, अब योर्स का मतलब क्या है भी, यूअर के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ी है, ठीक है। भाई मैंने बोला दिस पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारा है, तो यहाँ पे योर्स का मतलब क्या है, तुम्हारा पेन, ठीक है। तो योर्स का मतलब ही यदि यूअर प्लस नाउन है, हर्ष का मतलब ही हर प्लस नाउन है। तो आप एक बात बताओ बच्चे, यदि मैं ये लिख दूं यहाँ पे हर्ष जैकेट, तो क्या ये ठीक होगा? भी मेरे को पक्का पता है हर्ष का मतलब ही हर जमा में नाउन, यानी हर्ष की जगह मैं लिख सकती हूँ हर जैकेट, ठीक है। यदि मैं हर्ष की जगह ही हर जैकेट लिख सकती हूँ तो दोबारा जैकेट लगेगा, नहीं लगेगा, तो गलती होगी यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन बचा, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा बच्चे, देखो इसको एक और अच्छे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखो क्या है, जैसे मैंने लिखा आवर्स इज अ न्यू स्कूल, मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चे, आवर्स स्कूल इज ए न्यू स्कूल, ठीक है। मैंने क्या लिखा, आवर स्कूल इज अ न्यू स्कूल, क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं आवर्स लिखती हूं तो आवर्स का मतलब ही आवर जमा में नाउन है। यदि आवर्स का मीनिंग ही आवर प्लस नाउन है, यानी आवर स्कूल, और फिर दोबारा फिर ये स्कूल है, आवर स्कूल, स्कूल इज ए न्यू स्कूल, तो गलत हो गया ना। या तो अकेला आवर स्कूल लिखो तब ठीक होगा, या अकेला ऐसे लिखो आवर्स इज अ न्यू स्कूल, तब ठीक होगा। यानी मैं आवर्स और प्लस नाउन दोनों इकट्ठा नहीं लिख सकती, क्योंकि इसके अंदर ये पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके अंदर खुद नाउन इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे हर्ष जैकेट गलत है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? बी। अब देखो बी ऑप्शन क्यों ठीक है, एक बार दोबारा देखो। मैंने बोला व्हेन आई वोर हर जैकेट एवरीवन सेड दैट, यहाँ पे मैंने आपको से वर्ब के बारे में बताया था भी, इसके बाद मेरे को ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे ये ठीक है। फिर मैंने आपको बताया हर जैकेट लिख सकती हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकती हर्ष जैकेट, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, गड़बड़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, Identify the meaning of the idiom in the sentence we eat restaurant made food once in a blue moon। यहाँ पे अंडरलाइन है once in a blue moon के नीचे, ठीक है। एक बार, once मैंने एक बार, blue moon नीला चांद,
नीले चांद में एक बार, क्या मतलब इस बात का? भाई कोई काम रेयरली करना, कभी कभार करना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। हम नहीं बोलते ईद का चांद, ये वही इडियम फ्रेज है। ईद का चांद का मतलब क्या है? कभी कभार, यदा कदा दिखने वाला। तो सेम हेयर, वंस इन अ ब्लू मून, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? रेयरली, ठीक है, कभी कभार। अब रेगुलरली, नियमित, गलत है। अनविलिंगली, गलत है, जानबूझकर। विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चे? ए। वैसे भी मेरे को पता चल गया वंस आया है, एक बार, इसका मतलब क्या है? रेयरली, ठीक है, मुश्किल से। तो सिर्फ इसी से रिलेट कर सकते हैं। देखो बच्चों, इडियम फ्रेज का जो कॉन्सेप्ट है वो जो 2-3 वर्ड होते हैं उसी के अंदर छिपा होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बाहर से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस ब्लैंक थ्रो द बॉल वेरी फार एंड बॉल वेंट अक्रॉस द रोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रखे हैं? 4 ऑप्शन है, थ्रो, थ्रोन, थ्रोज, थ्रू। पहले तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, थ्रो एक वर्ब है, थ्रो मैंने फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ठीक है। थ्रो फर्स्ट फॉर्म है, थ्रू सेकंड फॉर्म है, थ्रोन थर्ड फॉर्म है। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड कर रही हूँ, दोबारा मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यस ब्लैंक द बॉल वेरी फार एंड द बॉल वेंट अक्रॉस द रोड। अब मैंने देखा गिवन सेंटेंस पास्ट में है, कैसे पता चला? वेंट, गो, वेंट, गोन, ठीक है, गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पे ये क्या है? वेंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है। पास्ट में है तो मेरे को पता है सेकंड फॉर्म ही ऊपर आएगी। अब जिस बच्चे को ये पता है अभी थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू होती है तो वो ऑप्शन में ढूंढ लेगा, डी ऑप्शन है, थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ठीक है। देखो बच्चे इंग्लिश कितनी इजी है, कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बर्डन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना आपको इंग्लिश का, थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब मैंने भी आपको ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चन में कंप्लीट करा चुकी विद एक्सप्लेनेशन, तो देखो कितना बेनिफिट हो रहा है। तो आप इनको अच्छे से समझो, करो, ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द सिनोनिम। सिनोनिम पूछ रखा है किसका? इमेंसिपेट का, ठीक है। इमेंसिपेट का मतलब क्या है? इमेंसिपेट, मुक्त, टू मेक फ्री, आजाद, बोले तो लिबरेट, लिबर्टी, आजादी। तो यहाँ पे क्या है? ये लिबरेट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लिबरेट, इमेंसिपेट मतलब मुक्त करना, मतलब लिबरेट, टू मेक फ्री, ठीक है। अब अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। टाई अप, बांधना, हेल्प, सहायता, शेल्टरिंग, निराश्रय, सॉरी आश्रय, शेल्टर में क्या होता है? आश्रय देना किसी को, ठीक है। निराश्रय तो अपोजिट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे इमेंसिपेट का मतलब क्या है? लिबरेट, ठीक है। तो ध्यान देंगे, क्लियर, इजी था। इसका मतलब क्या होता है? मुक्त, फ्री। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। क्या पता इसकी जगह, लिबरेट की जगह अब की बार फ्री दे दे, कुछ नहीं पता होता, तो ध्यान रखेंगे इसके मीनिंग का। नेक्स्ट देखो, आवर हैप्पीनेस और आवर शोरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शन। आवर हैप्पीनेस और आवर शोरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ऑन एक्शन। बच्चे इसका बी ऑप्शन है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आवर हैप्पीनेस और आवर शोरो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही लगा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यदि एंड से जुड़ा होता आवर हैप्पीनेस एंड आवर सोरो, फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाता। अब और से जुड़ा है, और से जुड़ा है तो जो वर्ब है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे ये सोरो क्या है?
अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन को आप क्या मानते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या आती है बच्चे, सिंगुलर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आवर हैप्पीनेस एंड आवर शोरो, जब दो सेंटेंस और से जुड़ा है, दो नाउन यदि और से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, द रोबर्स द डिफेंसलेस ट्रेवलर्स, इसका आंसर है सेट अपन। अब देखो मैं आपको एक बार मीनिंग बता देती हूँ बच्चे, इनके मीनिंग जरूरी है। सेट अपॉन का मतलब है टूट पड़ना, तो एक बार मीनिंग देखो, द रोबर्स जो लुटेरे हैं, सेट अपॉन वो टूट पड़े, द डिफेंसलेस ट्रेवलर जो ट्रेवलर थे, निराश्रय जिनके पास हथियार वगैरह नहीं थे, उन पे वो टूट पड़े। ठीक है, तो ये फ्रेजेस है, याद रखने हैं, फ्रेजेस हैं। सेट अपॉन का मतलब क्या है, टूट पड़ना। मेक आउट, यहाँ पे मेक आउट है, सेट आउट है, सेट ऑफ है। ठीक है, सेट आउट का मतलब क्या होता है बच्चे, आउट बाहर जाना, प्रस्थान करना। ठीक है, सेट ऑफ, सेट ऑफ का मीनिंग क्या है, मोटिवेट करना। ठीक है, मेक आउट का मतलब क्या है, ट्रेस करना। ठीक है, मेक आउट का मतलब क्या है, ट्रेस करना। सेट ऑफ मोटिवेट, सेट आउट प्रस्थान करना, और सेट अपॉन टूट पड़ना। आपको मीनिंग याद रखने हैं बच्चे, इडियम ये जो फ्रेजेस होते हैं ना वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनके मीनिंग याद करेंगे। मेक आउट ट्रेस करना, सेट आउट प्रस्थान करना, सेट ऑफ मोटिवेट करना, और सेट अपॉन टूट पड़ना। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, गेन और प्रॉफिट ओवर एंड अबव वंस सैलरी एंड वेजेस। गेन और प्रॉफिट ओवर एंड अबव वंस सैलरी और वेजेस, भाई जो सैलरी मिलती है उसके ऊपर प्रॉफिट देना, उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूट है बच्चे, उसको कहते हैं परक्विजिट। क्या बोलते हैं, परक्विजिट। परक्विजिट क्या होता है, गेन एक प्रॉफिट है, परक्विजिट का मतलब किसके ऊपर, सैलरी के ऊपर जो प्रॉफिट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, परक्विजिट। क्लियर। अब देखो टर्नओवर, टर्नओवर का मीनिंग है कुल बिक्री। बहुत सारे मीनिंग होते हैं बच्चे। ठीक है, कुल बिक्री। सरप्लस, सरप्लस तो हमें पता ही है, एडिशनल, सरप्लस टीचर है वो बोलते हैं ना प्लस, तो एडिशनल। इन्वेस्टमेंट, ये चीज ये हमने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, ये आपको पता है इकोनॉमी की टर्म है, तो आप ध्यान रखेंगे। परक्विजिट क्या है, गेन और प्रॉफिट। परक्विजिट क्या है, गेन और प्रॉफिट। टर्नओवर कुल बिक्री, इन्वेस्टमेंट, सरप्लस, ये हमें पता होते हैं। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखो आप, सी लिव्स इन पर्थ, सी ऑन्स अ हाउस ब्लैंक द स्वैन रिवर, इसका आंसर है ऑन। गोट लुक एट द बोर्ड केयरफुली नाउ। अब एक चीज देखो बच्चे, कई बच्चे यहाँ पे इन लगा देते हैं, कहीं एट लगा देते हैं, कहीं ओवर लगा देता है। एक चीज याद रखेंगे, यदि किसी लोकेशन का पता करना है, किसी लोकेशन को बताने के लिए यदि रिवर आया है, कोस्ट आया है, ठीक है, कोई रिवर का जिक्र है, किसी कोस्ट का जिक्र है, तो उससे पहले आप क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ठीक है, यदि किसी लोकेशन को बताना है तो यदि रिवर है या कोई कोस्ट है तो वहाँ पे किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे ऑन द स्वैन रिवर आएगा, कभी एट द स्वैन रिवर कर दो, क्या आएगा, किसी लोकेशन को बताने के लिए रिवर है, कोस्ट है, तो उससे पहले क्या लगता है बच्चे, ऑन का यूज होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, प्रपोजिशन थी ये, टू द बैंक मैनेजर यट। ठीक है, यहाँ पे बच्चे हैव यू नोट रिटन, ये आना चाहिए था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैव यू नोट रिटन। अब एक चीज देखो बच्चे, यट, यट का मीनिंग मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं, मैं जब भी पूछूं ना बच्चे यट क्या होता है, मैडम फिर भी,
बच्चे यट का मीनिंग फिर भी होगा, लेकिन वो होगा कंजक्शन में। यहाँ पे टाइम की बात है तो टाइम का मतलब है यहाँ पे अब तक, अभी तक। यहाँ पे यट का मीनिंग क्या है, अभी तक, कि भाई उसने अभी तक बैंक मैनेजर को नहीं लिखा है। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, जो यट है उसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। किसमें होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। यट का यूज कहाँ होगा बच्चे, नेगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, यट अभी तक नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा बाय चांस यहाँ पे नोट मिसिंग है बच्चे, इसी ऑप्शन ये है हैव यू नॉट रिटन। अब मैंने देखा, अब पहली बात तो मेरे को यही देखनी है, और एक चीज और, जो ये यट है ना, यट ये आता है बच्चे परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यू क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो यू के साथ क्या आता है बच्चों, हैव का यूज होगा। अब बचाई क्या है, यट को देखते ही मेरे माइंड में आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, इसका मतलब है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर मैंने यट को देखा भी, यट का यूज तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, फिर मैं देखूंगी भी नेगेटिव स्ट्रक्चर है या कहीं पे नहीं है। अब चार ऑप्शन को देखे तो चार ऑप्शन में यही है बच्चे, नेगेटिव, देखने की भी जरूरत नहीं थी, हैव यू नॉट रिटन। अब यहाँ पे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है, तो हो गया अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। बच्चे इसमें से 4 स्पेलिंग है, एक गलत है, 3 ठीक है, तो देखते हैं बच्चे। प्लीनरी, प्लीनरी का मतलब क्या है, विस्तृत। एक बार मीनिंग देखो फिर स्पेलिंग पे जाते हैं। ठीक है, पेडेंटिक होता है पंडिताई, पंडिताई का मतलब है ज्ञान का दिखावा। ठीक है, रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, और इरिट्रीवेबल होता है असाध्य। अब देखो प्लेनरी की स्पेलिंग ठीक है बच्चे, PLENRY, सेकंड भी ठीक है, RETICENT, ये भी ठीक है, PEDANTIC, पेडेंटिक। अब गलत है इरिट्रीवेबल। देखो इरिट्रीवेबल, ध्यान देंगे यहाँ पे जो स्पेलिंग है इसमें क्या मिसिंग है बच्चे, TRI मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ई भी लगाएंगे। रिट्रीवेबल में आई के बाद किसका यूज होगा, ई का यूज होगा। यानी ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन में जो स्पेलिंग दे रखी है वो स्पेलिंग क्या है, गलत है। ठीक है, तो आज बच्चे हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।